डे 3 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2, डे 3, वीडियो नंबर 3, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। रिवीजन हमारा चल रहा था। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चैप्टर का नाम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। When we are talking about principles of management, अगर हम principles of management की बात की जाए यहां पर, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक चीज समझना बहुत ध्यान से। देखो, अगर बात की जाए किसी भी बिजनेस की, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे वो बड़े लेवल का हो, हर एक बिजनेस के अपने कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये वो जर्नल गाइडलाइंस हैं जो हर एक बिजनेस को, अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते टाइम ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेशली मैनेजर्स की, यानी कि मैनेजर्स का काम क्या होता है? मैनेजर्स का काम होता है डिसीजन लेना, और डिसीजन हवाओं में नहीं लिए जाते। समझ में आ रही मेरी बात? कोई भी डिसीजन जो है वो हवाओं में नहीं लिया जाता। हर एक डिसीजन जो है वो एक प्रिंसिपल पे, एक ऑब्जर्वेशन पे, एक थ्योरी पे बेस्ड होता है, जिसके बेसिस पे हर एक मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है। सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो प्रिंसिपल प्रोवाइड जर्नल गाइडलाइंस। प्रिंसिपल प्रोवाइड्स journal guidelines for managerial decision making, for managerial decision making and actions। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर एक मैनेजर को जर्नल गाइडलाइंस देते हैं, किस वक्त? डिसीजन लेते टाइम या फिर कुछ एक्शन लेते टाइम, कोई काम करते टाइम। तो ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें ये बताते हैं बिजनेस करते टाइम क्या करना है क्या नहीं करना। बात क्लियर हो गई? साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ड्राइव बाय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन विच मैनेजर गेन फ्रॉम देयर रियल लाइफ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये ड्राइव होते हैं उन एक्सपीरियंस से, उन ऑब्जर्वेशन से जो कि रियल लाइफ में मैनेजर्स ने गेन किए हैं, रियल कंडीशन से मतलब जो है फेस करके, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करके जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आए, जो रिजल्ट्स निकल के आए, उनको नाम दे दिया गया प्रिंसिपल्स। बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पापा बोलते हैं कि हरामखोर, अगर तूने नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा। ना पढ़ना कॉज, फेल हो जाना रिजल्ट, यानी कि उसका इफेक्ट। इसी तरीके से अगर बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। अगर ये कॉज है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर ये कंसिक्वेंसेस हैं, अगर ये इफ कॉज है, ये वजह है, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे, इसके रिजल्ट क्या निकल के आएंगे। इसी वजह से बोला जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। और साथ ही साथ आपको जो बात ध्यान में रखनी है, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये रिजिड इन नेचर नहीं होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए हेनरी फ्यूल साहब की, तो इन्होंने 14 जर्नल प्रिंसिपल दिए हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 14 प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में लगेंगे। बात समझ में आ रही है? आपकी जो मर्जी 14 प्रिंसिपल में से जो आपके बिजनेस को सूट कर रहा है वो प्रिंसिपल अप्लाई करो और रिजल्ट पाओ।
तो जरूरी थोड़ी है कि 14 प्रिंसिपल हैं तो 14 के 14 प्रिंसिपल लगेंगे, यानी कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। आप सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो दीज आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स बोल लो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो इसके क्या फीचर्स होते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम यहां पर ये बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पहले फीचर की, तो सबसे पहला फीचर होता है इवोल्यूशनरी। ये आ गया। इवोल्यूशनरी, इसी को बोला जाता है फॉर्म्ड। यानी कि क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रिंसिपल बनते कैसे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना, ये उन मैनेजर्स की थ्योरीज, ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है जो कि उन्होंने रियल लाइफ में फेस किए। यानी कि वो कंडीशंस, वो सिचुएशन जो उन्होंने रियल लाइफ में देखी कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा करने से ऐसे हो जाएगा, तो वो क्या बनते गए, सिद्धांत बनते गए, प्रिंसिपल बनते रहे। तो कहने का मतलब यह है कि दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन विच द मैनेजर हैव गेन्ड फ्रॉम डीलिंग विद द रियल कंडीशंस। मैनेजर्स ने रियल कंडीशंस को फेस किया और उससे जो रिजल्ट्स निकल के आए उन्हीं को नाम दिया गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे फॉर्म होते हैं? प्रिंसिपल सिद्धांत फॉर्म होते हैं ऑब्जर्वेशन से और साथ ही साथ रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से, उन्हीं को सिद्धांत बना दिया गया, उन्हीं को प्रिंसिपल बना दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा फ्लेक्सिबल। अभी अभी बताया मैंने फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर नॉट रिजिड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रिजिड नहीं होते। आप सिचुएशन के हिसाब से अपने प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर बिकॉज दे कैन बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आप प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तभी बोला जाता है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते, कठोर नहीं होते। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी इतना प्यारा एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, अभी भी बताया था। पापा क्या बोलते हैं, हराम को नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो ना पढ़ना कॉज, फेल हो जाना इफेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, दे हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इट इंडिकेट्स दैट व्हाट विल बी द consequences और रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्शन। इफ वन इज नोन देन अनदर कैन बी ट्रेस। यानी कि ये बताता है कि अगर ये कॉज है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या निकल के आएंगे, इसका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो या तो नंबर कम आएंगे, या फिर हो सकता है कि आप किसी ठेले को लेकर के चल रहे हो रोड पे कि टमाटर ले लो टमाटर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये होता है। बात क्लियर हो गई? देख, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रिंसिपल की, तो ये आ जाता है हमारा मेनली बिहेवियरल। यानी कि मेनली बिहेवियरल का मतलब क्या होता है समझना है यहां पर। इसका मतलब यह होता है, these principles are meant for regulating human behavior so that people can give the best performance to organization, but in certain situation even these principles are failed to understand the human behavior। यानी कि इन प्रिंसिपल्स को जो खास तौर पे बनाया, खास तौर पे, हलक से बोलो, खास तौर पे जो बनाया गया है वो बनाया गया है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्रिंसिपल भी एक इंसान के बिहेवियर को समझने में नाकाम हो जाते हैं। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं काम करूं, फिर दिमाग में मेरे ख्याल आया कि क्यों ना घूम के आते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो यही चीज है, ये जो होते हैं मेनली बिहेवियरल होते हैं। कहने का मतलब ये, इनको बनाया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आते हैं, ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ये प्रिंसिपल भी एक इंसान के दिमाग को समझना बंद कर देते हैं। बात क्लियर हो गई? लास्ट आता है हमारा, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है,
कि दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू रियलिस्टिक कंडीशन। ये जो है इमेजिनरी सिचुएशन से रिलेटेड नहीं होती है, रियलिस्टिक कंडीशन से रिलेटेड होते हैं, रियल होते हैं। फिर इसके बाद लास्ट आता है हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जरूरी नहीं है कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो या बड़ा बिजनेस हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, जहां बिजनेस होगा इन प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके घर में, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं है बिजनेस में ही लगते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े बिजनेस में ही लगते हैं, छोटे बिजनेस में भी लगते हैं, बड़े बिजनेस में भी लगते हैं, घर में भी लगते हैं, स्कूल में भी लगते हैं, हर जगह लगते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं। फ्यूल्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर बात की जाए फ्यूल, कौन है ये चचा? अगर बात की जाए, इनका नाम है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल की अगर बात की जाए तो इनका जन्म फ्रांस में हुआ। इनका जन्म फ्रांस में हुआ 1841 ईयर में, और इन्होंने 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल जो हर जगह एप्लीकेबल है। शानदार यार, बड़ा बेहतरीन आदमी है। 14 प्रिंसिपल दिए जो हर जगह लगते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए इनकी, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है जी। बाप है बाप मॉडर्न मैनेजमेंट के। बात समझ में आ रही है? 14 प्रिंसिपल दिए, फ्रांस में इनका जन्म हुआ, 1841 में ये दुनिया में तशरीफ लाए और थोड़े टाइम बाद ले गए। 14 प्रिंसिपल देने के बाद 14 प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। अगर बात की जाए 14 प्रिंसिपल की, तो 14 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा आता है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना वरना सपने में भूत बन के आऊंगा तुम्हारे में, लिखते रहना सब लोग। सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल क्या बोलते हैं कि मान करके चलते हैं टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। तो हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं कि इस टोटल वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पहली बात। और इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को, या फिर आप टास्क बोल लो, लोगों को अलॉट करो उनकी औकात अनुसार। बात समझ में आ रही है? यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स और टास्क। सच स्मॉल टास्क गिव टू नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। यानी कि होता क्या है इस प्रिंसिपल में कि आप क्या करो, टोटल वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। पूरा एक काम किसी एक बंदे से मत करवाओ, तुम पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। समझ में आ रही मेरी बात? और हर एक टास्क को एक बंदे को अलॉट करो उसकी काबिलियत के हिसाब से। जो कर सकता है उसको ज्यादा काम दो, जो नहीं कर सकता उसको कम काम दो। समझ में आ रही मेरी बात? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, हेनरी फ्यूल ये कहते हैं, सो एज टू अचीव स्पेशलाइजेशन इट लीड्स टू इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आप एक्सपर्ट बनेंगे, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी। अगर एक काम को लगातार बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे कोई एक व्यक्ति करता है तो उससे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो पहले प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि टोटल वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है, फिर लोगों की काबिलियत के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनको काम अलॉट करो। इससे उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगा और साथ ही साथ एक्सपर्टीज आएगी। बात क्लियर हो गई? फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा, प्रिंसिपल नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं समझना। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि अथॉरिटी मींस पावर टू टेक द डिसीजन, यानी कि मैं अपने मालिक की गैर मौजूदगी में डिसीजन ले सकता हूं, तो इसका मतलब मेरे पास अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द राइट टास्क ऑन राइट टाइम, यानी कि दिए हुए वक्त को जिम्मेदारी से पूरा करना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो हेनरी फ्योल क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में बैलेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल दोगे और उसको अथॉरिटी नहीं दोगे तो हो सकता है वो दिए हुए वक्त पे काम को पूरा ना कर पाए, और अगर आप ज्यादा छूट दे दोगे, ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, तो हो सकता है कि वो उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करे। समझ में आ रही मेरी बात? बाप बन जाए ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है? आपको जितनी जिम्मेदारी देनी है उतनी अथॉरिटी भी देनी है। जितनी अथॉरिटी दे रखी है उतनी जिम्मेदारी भी दो। ना ज्यादा अथॉरिटी दो, ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। काम एकदम रापचिक चलेगा बिड़ू। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा प्रिंसिपल। तीसरे प्रिंसिपल का मतलब आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तीसरा प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो पहले तो ये समझो, डिसिप्लिन का मतलब होता है तमीज में रहना। यानी कि हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल ये कहते हैं डिसिप्लिन मींस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, अपनी बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना, उनको बोला जाता है डिसिप्लिन, यानी कि तमीज के दायरे में रहना। तो इट इज नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ रनिंग के लिए वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेनरी फ्योल ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एम्प्लॉय की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलें, उनको फॉलो करें, तरीके से काम करें, वरना खैर छोड़ो। समझ में आ रही मेरी बात? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। बात क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आता है वो आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी का मतलब एक, कमांड का मतलब ऑर्डर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमेशा याद रखना डुअल कमांड इज ऑलवेज अ परमानेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि एक एम्प्लॉय अगर दो बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा ना तो उसके बाल खड़े हो जाएंगे और मेरी तरह हो जाएंगे ऐसे करके। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी एक एम्प्लॉय दो बॉसेस से ऑर्डर रिसीव करता है तो वो बेचारा फंस जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो हेनरी फ्योल ने इसका सुझाव दिया। हेनरी फ्योल ने क्या सुझाव दिया? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय एक ही बॉस से ऑर्डर, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को, लफड़ेबाजी को खत्म किया जाए और दिए हुए काम को वो टाइम पे पूरा कर सके। तो एक बॉस से एक एम्प्लॉय को एक ऑर्डर रिसीव करना है, दो बॉसेस से ऑर्डर रिसीव नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो भी कमीना हो और बहानेबाजी बनाए कि यार उसने बोला था मुझसे कि सब्जी ले आ, तुम कह रहे हो मेरे बच्चे को घर छोड़ दे, तो पागल हो जाएगा यार। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, तो पागल बना भी सकता है और बन भी सकता है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय एक बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा। ठीक, तो कहने का मतलब यह है इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स देन ही विल बिकम कंफ्यूज रिगार्डिंग हुम टू फॉलो फर्स्ट एंड हुम नेक्स्ट। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय दो लोगों से ऑर्डर रिसीव करेगा तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी पहले सुनूं किसकी बाद में सुनूं। अगर पहले की सुनूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और दूसरे की सुनूंगा तो पहले नाराज हो जाएगा, तो दिक्कत ये आ जाती है यहाँ पर। यानी कि इट फोकस दैट डबल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। यानी कि इस प्रिंसिपल का जो मेन जो एम है वो ये है कि डबल सबऑर्डिनेशन, दो जगह से जो ऑर्डर रिसीव कर रहे हो उसको खत्म किया जाए। सो दिस इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर बात की जाए, इसका मतलब क्या है? देखो, यूनिटी का मतलब एक, डायरेक्शन का मतलब रास्ता।
यानी कि कहने का मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सम ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब यह है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेड होना चाहिए, एक बॉस होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, तभी सारे के सारे लोग एक ऑब्जेक्टिव, एक कॉमन गोल की तरफ जा पाएंगे। वरना कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, अगर 2-4 बॉस हैं वो कह रहे हैं भाई तू कर, वो कह रहा है कि तू ये काम कर, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, पागल सा हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने इसका एक सुझाव दिया कि एक बॉस होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और पूरा का पूरा ग्रुप उस सेम डायरेक्शन में जाकर के उसको काम को पूरा करेगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इज ओनली डिपार्टमेंट नॉट इन होल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ये बनाया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? एक डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंटल हेड होता है उसकी सुनो इज्जत से, ठीक? तो और प्रॉपर वे में काम करो। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता, ठीक है? फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पांच हो गए हमारे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6 आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? वर्कर्स के ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव। उनके अपने कुछ मकसद होते हैं, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मुझे जो है वो कंपनी की तरफ से घर मिल जाए, उनके अपने कुछ मकसद होते हैं। जर्नल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद होता है उसको बोलते हैं जर्नल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब खुद का, जर्नल का मतलब सबका। यानी कि अगर बात की जाए इस प्रिंसिपल की, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेल अपॉन द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचो, फिर उसके बाद जो है उसके बाद अपने मतलब ये एम्प्लॉयज के लिए है स्पेशली। अगर देखा जाए एम्प्लॉयज को ये समझना चाहिए कि पहले हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो, उसके बाद हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम सब एक हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है बाद में रखा जाए, जर्नल इंटरेस्ट को पहले रखा जाए। पहले सबका साथ सबका विकास, फिर अपना विकास होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर एंड मोर रेम्युनरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, इट इज द सिचुएशन इन इंडिविजुअल इंटरेस्ट मस्ट बी सेक्रीफाइस। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तुम्हें चाहिए रेम्युनरेशन। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर पहले जो है हमें ऑर्गेनाइजेशन के हालात को समझना है, उसके बाद अपनी कमीशन और सैलरी के बारे में सोचना है। समझ में आ रही मेरी बात? पहले सबका भला होना चाहिए, फिर अपना भला हो, आगे बढ़ोगे। इसके बाद आता है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। 7वां प्रिंसिपल आता है हमारा रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब क्या होता है समझना। रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि रेम्युनरेशन मीन द वेजेस एंड सैलरी गिव टू वर्कर इन एक्सचेंज ऑफ देयर वर्क। यानी कि रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? कमीशन, बोनस, सैलरी, वेजेस, ये सारी की सारी चीजें। यानी कि जब आप कभी किसी से काम करवाते हो, फ्री फंड में कोई काम करने को तैयार नहीं होता, आपको उनकी सर्विसेज के बदले में आपको उनको कैश में उनकी सर्विसेज का प्राइस पे करना पड़ता है, उसको रेम्युनरेशन बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, हेनरी फ्यूल ने इस पे भी प्रिंसिपल दिया, रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल पे भी एक जो है आपके प्रिंसिपल दिया है। वो ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडुकेटली टू गिव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छी सैलरी, एक फेयर सैलरी दे। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर, ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमाते नहीं हो, पहली बात तो कोई इतना अच्छा है नहीं। ये नहीं कि बाहर से बंदा हायर कर रखा है और काम तुम्हारा चल नहीं रहा, उसको दिए जा रहा, ऐसा नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? आपकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ को उसकी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सैलरी वगैरह देनी है। बात क्लियर हो गई? फिर इसके बाद आता है 8वां प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन इज कंसर्न ऑफ डिसीजन मेकिंग इन फ्यू हैंड्स, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक द डिसीजन, ठीक। और यहां पर सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो अथॉरिटी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है ऑर्गेनाइजेशन के, कि आप जो है डिसीजन ले सकते हैं, फाइनल डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ले सकता है और लोअर लेवल और मिडिल लेवल को अलाउ नहीं किया जाता। अगर बात की जाए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज है तो इसका मतलब डिसीजन कोई भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे जो लोग काम कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां डिसेंट्रलाइजेशन ही काम करेगा, वहां सेंट्रलाइजेशन काम नहीं करेगा। एक आदमी क्या क्या करे, समझ में आ रही मेरी बात? तो सारे के सारे काम वो अकेला नहीं कर सकता। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बिजनेस है, तो वहां पर तो ये काम कर देगा, लेकिन अगर आपका बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस है तो आपको लोगों को एज अ टीम लेकर के चलना पड़ेगा, उनसे डिसीजंस, उनसे मशवरे लेने पड़ेंगे, आप उनके साथ डिसीजन शेयर करेंगे, तब जाकर के आपका बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज आप लटके रह जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये रब कर दे रहे हैं। नाइन्थ प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब पता है क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब होता है स्केलर चेन इज अ लाइन ऑफ अथॉरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट रैंक मूविंग टुवर्ड्स द लोएस्ट रैंक। यानी कि स्केलर चेन एक ऐसी लाइन है, एक अथॉरिटी वाली लाइन है जो शुरू होती है टॉप से और एंड होती है लोअर लेवल पे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एडवांटेज ऑफ स्केलर चेन इज इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सिस्टमैटिक मैनर फ्रॉम वन टू अनदर। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि इसका फायदा ये होता है कि अगर आप एक लाइन ऑफ अथॉरिटी बना दोगे टॉप से लेके बॉटम तक, तो इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टमैटिक वे में नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ, मान करके चलते हैं मुझे अपने पापा से जो है वो पैसे चाहिए, मैंने बोला छोटे भाई से मम्मी को बोल देना, और मम्मी को बोलना कि पापा को बोल दें कि भाई को जो है 500 रुपये दे दें। पापा आए शाम को, वैसे शाम को मिले, कितना टाइम लग गया? समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं डायरेक्ट पापा से क्यों नहीं बोलता? समझ में आ रही है मेरी बात? डायरेक्ट अगर मैं पापा से बोलता तो दिक्कत नहीं होती। पहले मैंने छोटे भाई से बोला, छोटे भाई ने मम्मी से बोला, मम्मी ने पापा से बोला, 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए, अबे डायरेक्ट पापा के पास क्यों नहीं जाता? तो कहने का मतलब मेरा ये है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर ऑफ चेन में पता है क्या होता है? इसमें ये होता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में तो जाती है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो मान करके चलते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर ए को भेजनी है ई को, तो ए पहले डी को भेजेगा, डी ई को भेजेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर अगर इसको इंफॉर्मेशन भेजनी है, नीचे भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो ए बी को भेजेगा और बी सी को भेजेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, सिस्टमैटिक वे में इंफॉर्मेशन पास होती है। ये इसके पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये इसके पास डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक। इंफॉर्मेशन जो है सिस्टमैटिक वे में पास होती है। अब होता क्या है कि सेम लेवल के एम्प्लॉयज जो हैं ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। बात समझ में आ रही है? इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देखो डी सी के पास नहीं जा सकता, बी ई के पास नहीं जा सकता, ई और सी ये दोनों सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। डी ई से बी से बात कर सकता है, तो सेम लेवल के मैनेजर्स हैं, ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इस चीज को बोला जाता है गैंग प्लैंक, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी पास थ्रू द सेम लेवल, दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। इसके बाद 10th प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ समझना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज की, हर एक आदमी की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि ढूंढने में परेशानी ना हो।
फॉर एग्जाम्पल मान करके चलते हैं, एक एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, मैं कभी इसको कहीं रख देता हूँ, कभी कहीं रख देता हूँ, कभी कहीं रख देता हूँ। मान करके चलते हैं लाइट चली गई, हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है क्योंकि हम बहुत गरीब हैं, तो होता क्या है कि मैं आऊँगा और मैं पागलों की तरह इस मार्कर को ढूंढूंगा, अबे कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, कहाँ, कभी कहीं रख देता हूँ, कभी कहीं रख देता हूँ, दिक्कत होगी ना। अगर मैंने एक प्रॉपर प्लेस बना रखी है कि भाई इसको बोर्ड के ऊपर रखना है, तो लाइट जाए, आंधी आए, तूफान आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सीधे एंटर होऊंगा, मार्कर उठाऊंगा, पढ़ाना शुरू कर दूंगा। खैर अंधेरे में किसको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना कि हर एक चीज़ की एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, इट डज नॉट मीन कमांड। अरे ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। चीज़ों का क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इससे टाइम बचेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। फिर इसके बाद आता है इक्विटी। 11th प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी मींस इक्वालिटी, यानी कि सब बराबर, सबको बराबर ट्रीट किया जाए। According to this principle, there should not be any discrimination on the basis of status, job, religion on the organization. There should be fair judgment in dealing with human resource. यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक के साथ जो है इक्वली आपको ट्रीट करना है, हर एक को इक्वली ट्रीट करना है। किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनकी जॉब को लेकर के, उनके स्टेटस को लेकर के, उनके रिलीजन को लेकर के। मान करके चलते हैं एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आप उससे इज्जत से बात करते हो, और एक बेचारा फाइल इधर से उधर लेकर के जाता है, और छोटे लेवल का एम्प्लॉय, आप उससे बदतमीजी से बात, ऐसा नहीं, सबको सेम ट्रीट करना है, अच्छे से सबसे बात करनी है। रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, और मतलब जो है उसके स्टेटस के बेसिस पे कि एक छोटे लेवल का है, एक बड़े लेवल का है। बड़े लेवल वाला जो है उससे तो आप बहुत अच्छे से बात करते हो, और लोअर लेवल वाले से आप बदतमीजी से बात करते हो, तो ये नहीं है। फेयर जजमेंट होना चाहिए हर एक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ह्यूमन रिसोर्स के साथ जब कभी भी आप डील करें तो उसका फेयर जजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड हैव द जॉब सिक्योरिटी, देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप अपने एम्प्लॉय को एक जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, आप उसको परमानेंट बेसिस पे रखें। कभी आपका मूड बदलता है, आप उसका ट्रांसफर कर देते हैं, या हो सकता है कि आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है तो आप एम्प्लॉय भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही है तो पुराने एम्प्लॉयज को सिखाओ, ये नहीं कि उनको निकाल करके नया बंदा रख लिया। बात क्लियर हो रही? जैसे मान करके चलते हैं कंप्यूटर है, पुराने लोग कंप्यूटर नहीं जानते, ठीक, आपने क्या कर दिया, उन पुराने बेचारे 20-20 साल से जो मुंशी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हटा करके हमने एक अकाउंटेंट रख लिया। ऐसा नहीं करना। समझ में आ रही मेरी बात? अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, यानी कि उनको परमानेंट बेसिस पे रखो, ठीक। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स और टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है तो आप क्या करो, आप उनको सिखाओ। इससे क्या होगा, वो आपके बहुत भरोसेमंद लोग बनेंगे और आपको जो है वो अपना 100% देंगे। बात क्लियर हो गई? ड्यू टू दिस एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज। नेक्स्ट आता है हमारा 13th प्रिंसिपल, वो है आपका इनिशिएटिव। थर्टींथ प्रिंसिपल हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप
and carry out their plan for improvement. Every employee has the right to take active participation in the decision making process about organization matter. Managers must welcome the suggestion and ideas employees before framing the plan. कहने का मतलब ये है कि हर एक को मौका मिलना चाहिए। जब कभी भी आप डिसीजन मेकिंग में जब कभी भी आप डिसीजन मेकिंग एक मीटिंग बैठाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अगर मैनेजर हैं, कि हर एक एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने को बोले और उनके आइडियाज को लिए। क्या पता हो सकता है कि आपसे वो बेहतर सोचते हो, इससे क्या होगा, उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और वो मोटिवेट होंगे कि हमारा बॉस हमें जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। इससे वो मोटिवेट होंगे, 100% काम करेंगे और उनकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोलता है कि आप जब कभी भी डिसीजन मेकिंग एक मीटिंग बैठाते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को वेलकम करिए, आइए और उनके शेयर्स, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको लीजिए, उनके जो डिसीजन है उनको सुनिए ताकि वो मोटिवेट हो सकें। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब पता है क्या होता है? टीम वर्क। सिंपल। यानी कि अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फ्यूल एम्फेसिस ऑन द टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन, एवरी एम्प्लॉय कंसिडर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ट्राई टू अचीव द ग्रुप गोल, दिस विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सच कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अवॉइडेड। कहने का मतलब यह है कि हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब अपने आप को और एक ग्रुप का हिस्सा माने। ये नहीं कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान करके चलते हैं, हमारी एक जीन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने हमारे मैनेजर ने 10 एम्प्लॉयज़ को टास्क दिया कि आपको जो है दिन भर में जो है आपके 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है। 1000 जीन्स मैन्युफैक्चर करनी है, 10 लोग हैं तो एक के हिस्से में कितनी आ रही है? 100 जीन्स आ रही है। मान करके चलते हैं कि एक बंदे की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, और तो आपको क्या करना है? आपको अपनी 100 जीन्स पे फोकस नहीं करना, आपको पूरी 1000 पे फोकस करना है। वो काम नहीं कर सकता तो आपको 100 जीन्स जो है एक्स्ट्रा, जो वो बंदा काम नहीं कर पा रहा है, उसको भी क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो, यानी कि बाकी के जो 9 लोग हैं वो उसका काम भी करते हैं। तो आपको 100 के बारे में नहीं सोचना, आपको पूरे 1000 के बारे में सोचना है, तब तो कामयाब हो। टीम वर्क में काम करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म होंगे और साथ ही साथ एक दूसरे पे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ जाता है, एक दूसरे पे भरोसा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।